नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए हम इस सेशन में देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के सवालों को। इसको आगे बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% 29.3% भाग पर पर्वत है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं कि पर्वत भी दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है पर्वत और दूसरा होता है पहाड़ियां। तो पर्वत जो है वो 10.7% भाग पर फैला हुआ है, जबकि पहाड़ियां 18.6% पर फैला हुआ है। आप जब इसको ऐड करिएगा एक में तो ये आपका 29.3% आएगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पर पठारी है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। अगला देखते हैं, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जो मैदानी भाग है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 43% भाग है। यहाँ पे 48% दिया हुआ है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। आगे भी देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। पिछले क्लासों में इसका अच्छे से अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, असत्य कथन का चयन करना था। ठीक है, भारत का वास्तविक मैदानी भाग लगभग 43% है, ना कि 48%। पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, पर्वत और पहाड़ियां दोनों मिलाकर 29.3% है। पठारी भाग 27.7% है। मैदानी भाग कृषि और सघन जनसंख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पता करना है। असत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का मैदान है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो भारत के उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। बिल्कुल सही बात। जब प्रायद्वीपीय पठार जो हिंदुस्तान का है वो पुराना भाग है, जबकि ये मैदानी भाग नवनिर्माण से बना हुआ है। अगला देखते हैं, यह मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। यही स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मैदानी भागों में पाई जाने वाले सबसे ज्यादा जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इस मैदानी भाग का मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
क्योंकि इस क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है वह पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। अगला देख लेते हैं, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण जो है 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, असत्य कथन है ये। उत्तर के मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र लगभग 40% से भी अधिक पर फैली हुई है। चरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन जैसे देशों के शीतोष्ण घास के मैदान पाई जाती है। इन क्षेत्रों में शीतोष्ण प्रकार की घास के मैदान पाई जाती है। उत्तर के विशाल मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा उपजाऊ भूमि है जिससे बहुत सारे अनाज का उत्पादन होता है, इसलिए उत्तर के मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही है ये। जब विषुवत रेखा पृथ्वी के दो भागों में बांटती है तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि ये उत्तर में स्थित है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। बिल्कुल सही है ये। और ये देशांतरीय विस्तार के बारे में दिया है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अगर अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांश से उत्तर की ओर है, जबकि देशांतर से बात किया जाएगा तो देशांतर के पूर्व की ओर भारत की स्थिति है। अगला है, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है जो मिर्जापुर से गुजरती है। देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री के कारण गुजरात और अरुणाचल के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 डिग्री अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। 30 डिग्री होने के कारण 120 मिनट का अंतर आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थिति में। तो ये 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसका बॉर्डर सबसे ज्यादा राज्यों से लगा हुआ है, तो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। दिल्ली उत्तर प्रदेश के सीमा पर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। यह राज्य नेपाल देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के अलावे
यह एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी इसका लगता है किसके साथ, तो नेपाल के साथ। असम राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है। असम एक स्टेट है, इसका 8 राज्यों से लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है और एक इंटरनेशनल नेपाल देश से लगता है, जबकि असम का 7 राज्यों से सीमा लगता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लगा हुआ है। सोनभद्र जिला, यूपी का सोनभद्र जिला जो है वह 4 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। वो राज्य है एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर राज्य माना जाए तो इसका सही आंसर 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ राज्यों की ही चर्चा है इसलिए इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। राज्यों के नाम कौन कौन से हैं, उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को शामिल करे तो संख्या 9 हो जाती है, लेकिन प्रश्न में राज्यों का उल्लेख है इसलिए इसका सही आंसर 8 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, जबकि एक देश नेपाल के साथ यूपी का बॉर्डर लगता है। अगला है भारत में वर्तमान में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। सबसे नया बनने वाला राज्य है आपका तेलंगाना, जबकि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया। 2020 की यह घटना है, उससे एक संख्या कम हो गई है, तो 8 है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी अब राज्य का दर्जा नहीं है उसका, वो भी 2 केंद्र शासित प्रदेश में ही आ गया है। ठीक है, देखते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब की घटना है ये, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक है आपका लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। अगला है कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया। ठीक है, दमन दीव और दादर और नागर हवेली पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिनको एक में मर्ज कर दिया गया, जिससे अब ये पूरा एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी अब दमन है। दमन इनकी राजधानी है। क्षेत्रफल में राजस्थान जो है सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य।
आइए देखते हैं, लद्दाख जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होता था, वह अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित। अगला देखते हैं कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण रहा है। यह शायद हम लोगों ने पिछले क्लासों में इसके बारे में पता किया था कि न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद था। आज के समय में न्यू मूर द्वीप का कोई अस्तित्व नहीं है। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण ये द्वीप अब समुद्र के अंदर चला गया है, जिससे अब ये विवाद भी खत्म हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन तट के पास स्थित है। बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी कहा जाता था। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने से यह द्वीप पूरी तरह डूब चुका है। भारत बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा विवाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जा चुका है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। यानी कि भारत की जो क्षेत्रफल है विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42%, जैसा कि हम लोग जानते हैं, है। उस क्षेत्रफल पर कितने परसेंट जनसंख्या का निवास है, ये सवाल कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 17.5%, यानी कि 2.42% भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। यानी कि भारत की जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा है। तो आइए देख लेते हैं कि 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% थी। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। चीन को पीछा करते हुए जनसंख्या के मामले में भारत 1 नंबर पर आ चुका है। भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के औसत से बहुत ही अधिक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हम लोग पढ़ भी चुके हैं। मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। बिल्कुल सही। अगर द्वीपों को इसमें शामिल कर दिया जाएगा तो कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मुख्य स्थल खंड, द्वीप को इसमें शामिल नहीं किया है। 6100 ये सही है। देशांतरीय विस्तार जो दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट देखिए कि मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मुख्य स्थल खंड की बात कर रहा है
और ये 6 डिग्री 4 मिनट नहीं होकर 8 डिग्री 4 मिनट होता है, जैसा कि हम लोग अक्षांशीय विस्तार में पढ़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत के मुख्य स्थल खंड का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के संपूर्ण क्षेत्र द्वीपों सहित का सबसे दक्षिणी विस्तार है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट इसी में स्थित है। भारत की मुख्य समुद्री सीमा द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है। दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। टोटल बोल रहा है, द्वीपों को भी शामिल किया है, तो यह भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पिछले क्लासों में इसका हम लोग अध्ययन किए हैं कि पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है, ना कि पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पे पाक देखकर लोग कंफ्यूज करते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान से लगता हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। ये सही है, तो ये सी नंबर इसका सही आंसर होगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी भी भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पिग्मेलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का ही पुराना नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो स्टैंडर्ड मानक जो हम लोगों ने बनाया है वो 82.5 डिग्री को बनाया है। पूरब कहाँ से गुजरता है? ये इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर के पास से गुजरता है। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मानते हैं भारत के लोग। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद, नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है। यह भारत के 5 राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा है, जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री को चुनने का कारण यह है कि यह 5.5 डिग्री के गुणांक में है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय मानक। ठीक है, अगला देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। अक्षांश के संदर्भ में पूछ रहा है। इसके बारे में तो हम लोग बहुत बार ये क्वेश्चन
आ चुका है इसमें। तो 8 डिग्री 4 मिनट, सबसे पहले तो उत्तर होगा, तो ये दक्षिण वाला होगा नहीं, यहाँ पे भी दक्षिण दे दिया तो होगा नहीं, और उत्तर से उत्तर की ओर है तो ये भी दक्षिण दिया है तो होगा नहीं, यानी कि सी नंबर। अगर इतना भी पता हो कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश के बीच में ही है, 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है, तो इसका सही आंसर किया जा सकता था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मुख्य भूमि तक है। देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत की पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है। भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विस्तार लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिल्कुल उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी अक्षांश से अगर तुलना किया जाए तो उत्तर की ओर है, देशांतर से अगर तुलना किया जाए तो पूरब की ओर है, अगर पूरी स्थिति देखी जाए तो उत्तर पूर्व में पड़ता है। भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से गुजरती है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है। प्राइम मेरिडियन के पूर्व में होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्व में है, और अक्षांश से अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया महादेश का में ही भारत स्थित है और एशिया के भी दक्षिण भाग में स्थित है। अगला है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से नहीं लगेगा कौन सा? असम तो एक ऐसा स्टेट है, पूर्वोत्तर का स्टेट असम, मैंने बताया है आपको कि 7 सिस्टर, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और असम के अलावे जो 6 राज्य हैं उन सारे राज्यों से असम की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, असम 6 राज्यों से सीमा लगता है। यहाँ पे कह रहा है कि मिजोरम से नहीं लगता है, तो असम तो होगा नहीं। ठीक है, म्यांमार एक देश दे दिया है, तो म्यांमार से तो 4 राज्यों लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मिजोरम से म्यांमार लग रहा है, तो ये भी आपका लग रहा है म्यांमार। नागालैंड और त्रिपुरा, तो त्रिपुरा लगता है, असम भी लगता है, म्यांमार भी लगता है, तो नागालैंड नहीं लगता है। नागालैंड जो राज्य है वो मिजोरम से नहीं लगता है। ठीक है, मिजोरम की सीमा जो है मणिपुर, असम, त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों से लगती है। असम से भी लगती है, मणिपुर से भी लगती है और त्रिपुरा से भी लगती है। म्यांमार और बांग्लादेश मिजोरम के पड़ोसी देश हैं, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है मिजोरम। नागालैंड मिजोरम के उत्तर में काफी दूर स्थित है, उसके बीच में मणिपुर राज्य आ जाता है। ठीक है, मिजोरम के ऊपर साइड में उत्तर की ओर मणिपुर है और उसके भी ऊपर नागालैंड है, तो बीच में जब मणिपुर आ गया तो उससे नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। मिजोरम अपनी सुंदर पहाड़ियों और मोलासेस बेसिन के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो असम को तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे 7 सिस्टर वाले हिस्से में 6 राज्य से सीमा लगाता है, तो असम तो होगा नहीं। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से लगता है और भूटान भी लगता है, तो मणिपुर नहीं लगेगा। वही स्थिति है के बीच में कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बीच में, तो नागालैंड उसके बीच में आ जाता है, जिससे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लग पाती। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम और नागालैंड राज्यों से लगती है। दक्षिण में असम और नागालैंड से भूटान, चीन और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। मणिपुर अरुणाचल प्रदेश के काफी दक्षिण में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय भारत में सबसे पहले होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं? राजस्थान जो है वह किस राज्य से सीमा नहीं लगता है, तो वही स्थिति यहाँ पे भी है कि राजस्थान के नीचे गुजरात है और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है। तो जब राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र के बीच में गुजरात आ जाता है, इसलिए राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमा नहीं लग पाता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बाकी गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आपका राजस्थान का सीमा लगता है। राजस्थान 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगती, इसके बीच गुजरात और मध्य प्रदेश का भाग आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, तो मध्य प्रदेश से पहले जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा 2000 में किया गया, तब तो लगता था मध्य प्रदेश से उड़ीसा का सीमा, लेकिन जब छत्तीसगढ़ बट गया तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की सीमा तो लगती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो जो उड़ीसा है ये सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश से गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य की सीमा लगती है, उड़ीसा राज्य की सीमा नहीं लगती। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लगती है। छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश की सीमा उड़ीसा से लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। यह एक भू आबद्ध राज्य है जो किसी समुद्री तट को नहीं छूता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 में इसे केंद्र शासित बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित बनाया गया और फिर 1987 में इसको
पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश वर्तमान समय में एक राज्य है। तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, इसी राज्य में स्थित है। तवांग मठ जो है वह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के इसी राज्य से प्रवेश करती है दिहांग के रूप में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है आपका कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। आप पोर्ट ब्लेयर के बारे में जानते होंगे। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तो स्थित होगा, लेकिन किस द्वीप पर स्थित है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको ये जानना चाहिए कि दक्षिण जो अंडमान है, दक्षिण अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी है। यह दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सेलुलर जेल काला पानी अंग्रेजों के समय में यह बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र था। भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उन्हें जेल जब वह लोग करते थे तो यहीं पे भेज देते थे। यह स्थिति है जहां क्रांतिकारियों को रखा जाता था। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यही स्थित है। वीर सावरकर जी को भी जब अंग्रेजों ने कैद किया तो इसी जेल में, सेलुलर जेल में भेजा था। इसलिए वहां का जब हवाई अड्डा बना तो उनके सम्मान में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया। आइए देखते हैं कौन सा भारतीय द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अंडमान और निकोबार ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बाकी द्वीप लक्षद्वीप, दमन ये सब तो अरब सागर की तरफ स्थित है। ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। ये तो अरब सागर और दमन भी खंभात की खाड़ी में ही स्थित। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। प्रवाल द्वीपों के बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं कि वह समुद्री जीवों से उसका निर्माण होता है। दमन और दीव खंभात की खाड़ी अरब सागर के पास ही स्थित है। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। इन सब की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लासों में किया हुआ है। ये आपको रिवीजन के लिए फिर से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दे दिया जा रहा है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है वो किसकी दक्षिणतम नोक है? तो आपको पता है कि इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। ये जितने भी फैक्ट हैं सब परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये 876 किलोमीटर जो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2004 की सुनामी के कारण इस पॉइंट का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। 2004 में बहुत बड़ा भूकंप आया था इंडोनेशिया के क्षेत्र में, बहुत बड़ी तबाही थी। उसी में कुछ क्षेत्र समुद्र के गहराइयों में चला गया है।
चलिए आगे देखते हैं। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं कि राम सेतु श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। और हम लोग जानते हैं कि पाक खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में ही स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पाक जलडमरू मध्य, इसी में स्थित है राम सेतु। ठीक है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप, धनुषकोटी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच में स्थित है। इसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के संगम पर स्थित है। चूना पत्थर के टापुओं की इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, जो कि पहले तो राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इसी में बनिहाल दर्रा से होके गुजरता है जवाहर सुरंग। यह सुरंग जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। बहुत ही लंबा सुरंग है, 2.85 किलोमीटर। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वह चेचानी नासिरी 9.2 किलोमीटर हो गया है। ठीक है। सड़क सुरंग की बात कर रहा है। हिमालय में स्थित अटल टनल विश्व की सबसे लंबी 9.02 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित सुरंग है। अगला है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के नाम पे एक द्वीप का नाम रखा गया है उड़ीसा के तट के नजदीक। तो उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया गया है, उनके सम्मान के रूप में। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर 2015 में अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया गया है। यह भारत का प्रमुख मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का परीक्षण अक्सर इसी द्वीप से किया जाता है। ठीक है। हमारे राष्ट्रपति पूर्व जो थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्हें द मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र का ही एक हिस्सा है। तो अगला है सियाचिन है। सियाचिन क्या है? तो सियाचिन के बारे में भी हम लोग पिछले क्लासों में अध्ययन किए हैं कि एक ग्लेशियर है, बर्फ का विशाल टुकड़ा को ग्लेशियर कहते हैं। तो ये सियाचिन जो है बर्फ का एक बहुत बड़ा भूखंड है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। भारत पाक के बीच का रेगिस्तान, तो रेगिस्तान तो नहीं है, रेगिस्तान उष्ण क्षेत्र को कहते हैं। ये तो बहुत ठंडा क्षेत्र है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत, नहीं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, अफगान के बीच में तो है नहीं, तो ये भी गलत। भारत और म्यांमार के बीच में, ये भी गलत। भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। भारत पाक के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र यानी कि हिम यानी कि बर्फ से पटा हुआ यह क्षेत्र होता है। सियाचिन बहुत ऊंचाई पे स्थित है।
सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का भी कारण रहा। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो काराकोरम श्रेणी में है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। इसके जरिए पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया गया। सियाचिन के क्षेत्र में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उस पर पूरा कंट्रोल किया गया। नोबरा नदी इसी ग्लेशियर से पिघलने से निकलने वाले जल से बनती है। नोबरा नदी इसी ग्लेशियर से निकली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के सवालों को सॉल्व कर लिया। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग और सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।